मेरा नाम आमना है और मैं 26 साल की हूँ। मेरी शादी लगभग 5 साल पहले हो चुकी है। मेरा बेटा, जिसकी उम्र 1.5 साल है, मेरी कायनात है। मेरे शौहर अच्छी नौकरी कर रहे हैं। वह बहुत खूबसूरत और जवान है और मुझसे उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। सास, ससुर, ननद और देवर, हमारे घर में 5 अफराद हैं। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। जिंदगी बड़ी सहल और आसानी से गुजर रही थी। मेरे शौहर हर लिहाज से मेरा मुकम्मल ख्याल रखते थे। मुझे उनसे मेरी तलब के मुताबिक हर चीज मिल रही थी। एक इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जो ख्वाहिशात होती हैं, मेरी भी वैसी ही ख्वाहिशात थीं, जो खुशकिस्मती से पूरी भी हो रही थीं। मुझे इससे ज्यादा की न तलब थी और न ही मैंने कभी ज्यादा का सोचा था। यही वजह थी कि मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की तसव्वुर करती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसने जिंदगी का धारा ही बदल दिया। इसने न सिर्फ मेरी सोच को बदला, बल्कि मैं आज इस वाकये की वजह से अधूरी जिंदगी जी रही हूँ। बज़ाहिर मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन मुझे पता है कि मेरी इस नॉर्मल जिंदगी के पीछे मेरी एक खुफिया जिंदगी भी है, जो एक राज है, और इस राज से सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। वाकया कुछ यूं हुआ कि उस रात हम सब घरवाले अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। मेरे शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर थे, जबकि मेरी ननद भी अपने मामा के घर गई हुई थी। सास, ससुर अपने कमरे में, जबकि मेरा देवर अपने कमरे में सोया हुआ था, और मैं भी अपने बेटे के साथ अपने कमरे में सोई थी। रात लगभग 1:30 बजे का वक्त होगा, जब किसी ने बाजू से पकड़कर मुझे जगा दिया। कौन है? मैं इस अचानक उफ्त पर कुछ न समझते हुए चीख कर बोली। खबरदार जो आवाज बुलंद की तो यही ढेर कर दूंगा। एक अनजान आवाज मेरे कानों से टकराई और साथ ही बंदूक की नाल मेरी गर्दन से आ लगी। एकदम से मेरे ओसान खता हो गए और मैं खौफ से लरज उठी। मेरी आवाज गोया मेरे हलक में ही अटक गई हो। अगर मैं बोलना भी चाहती तो उस वक्त बोल न पाती। मैं वाकई कांप रही थी। चलो, उठो और दूसरे कमरे में चलो। वही गुस्सीली आवाज फिर सुनाई दी। मैंने उठने में जरा सुस्ती की तो वही आवाज फिर मेरे कानों में गूंजी। उठती हो या ट्रिगर खींचूं? इस बार आवाज में गुस्सा पहले से ज्यादा था। मैं खौफ के मारे बुरी तरह कांप रही थी और वह मुझे उठाकर नीचे ड्राइंग रूम में ले आया। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि मेरी सास, ससुर और देवर को वह पहले ही वहां ला चुके थे और उन सबको उन्होंने बांध दिया था। वह 4 आदमी थे और चारों के पास बंदूकें थीं। उनमें से एक ने मुझे भी हाथों से बांध दिया। हम सब घरवालों को उन्होंने यरगमाल बना लिया था। सिर्फ मेरा 1.5 साल का बेटा था, जो बेडरूम में अकेला सोया पड़ा था, जो वैसे भी हमारी कोई मदद न कर सकता था। उन चारों के चेहरों पर नकाब थे, जिससे उन्हें पहचान लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वैसे भी हम सब घरवाले इतने सहमे और खौफजदा थे कि हमारे दिमाग ही माफूज हो चुके थे। मैं जान चुकी थी कि हम लूटने वाले हैं और इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम खुद को लूटता देखते रहें। उन चारों में से एक, जो उनका लीडर लग रहा था, मेरे ससुर से पूछ रहा था कि जेवर, पैसे और दीगर कीमती अशिया कहाँ पड़ी हैं। साथ में वह धमका भी रहा था कि अगर हम में से किसी ने भी कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की या शोर मचाने की कोशिश की तो वह फायर करने में जरा देर नहीं लगाएंगे और हम सब जान से जाएंगे। अभी वह ये कह ही रहा था कि मेरे बेटे के रोने की आवाज आई, जो शायद नींद से बेदार हो गया था, और फिर उसका रोना धीरे धीरे बढ़ता गया। जाहिर है, अगर मैं इसके पास होती तो इसे थपक कर दोबारा सुला देती। जब इसका रोना तेज हुआ तो वही लीडर मेरी तरफ घूमा। तेरा बच्चा है, चल उठ, इसे चुप करा, वरना हम चुप करा देंगे इसे। इसके अल्फाज मुंह से निकले तो मैं बस खौफ से ही झुरझुरी लेकर रह गई। इसने अपने 2 साथियों को जेवर वगैरह ढूंढने पर लगाया, जबकि तीसरे को मेरी सास, ससुर और देवर की निगरानी पर खड़ा किया और खुद मुझे लेकर मेरे कमरे में आ गया। मैंने अपने बेटे को उठाकर सीने से लगा लिया और फिर बाहों में झुलाने लगी, लेकिन इसका रोना बंद नहीं हुआ। इसे चुप करा, वरना। वह एक दफा फिर गुस्से से बोला। इसे भूख लगी है, मैं सहमे हुए बोली। वह मेरी तरफ ही देख रहा था। इसे दूध पिलाओ और जल्दी सुलाओ, वरना मैं सुला दूंगा इसे। वह बार बार मुझे धमका रहा था और मैं सहमी हुई थी। इसका दूध नीचे फ्रिज में पड़ा है। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी और मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे किचन में जाना पड़ेगा।
मैंने इस डाकू से कहा तो वह गुस्से से बोला, नहीं, तुम किचन में नहीं जा सकती, इसे अपना ही दूध पिलाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं इस अनजान डाकू के सामने ये काम नहीं कर सकती थी, और वह था कि साफ धमकी दे रहा था कि अगर मेरे बेटे ने रोना बंद नहीं किया तो वैसे मार देगा। ऐसी हालत में मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि मैं अजनबी के सामने ही इसे दूध पिलाऊं। मैं अपने बेटे को दूध पिलाने लगी, और वह वाकई भूखा था। उसने जल्दी से पीना शुरू कर दिया। मैंने चोर निगाहों से डाकू की तरफ देखा तो वह मेरी तरफ ही देख रहा था, लेकिन मेरा बेटा मुझे हर चीज से ज्यादा अजीज था। मैंने नजरें नीची कर लीं और इसे दूध पिलाती रही। अचानक मुझे लगा जैसे वह मेरे करीब खड़ा है। मैंने सर उठाया तो वह वाकई मेरे साथ खड़ा था। अगरचे वह नकाब पहने हुए था, लेकिन इसकी आंखों से मुझे गुस्सा नजर आया। इससे पहले कि मेरी चीख निकलती, उसने कहा, अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहती हो तो जैसे मैं कहूँ करती रहो, और जरा भी आवाज निकली तो समझ लो तुम्हारे बेटे की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। एक लम्हे में हजारों ख्यालात मेरे दिमाग में उभरे, लेकिन हर सोच दम तोड़ गई, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी मेरे अमल से वाबस्ता थी, और उसकी जिंदगी मेरे लिए हर चीज से अहम थी। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया, और उसने मेरे बेटे को मेरे हाथों से लेकर बेड के करीब पड़े झूले में डाल दिया। मेरी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। मैं चीखना चाहती थी, अपनी मदद के लिए जोर जोर से पुकारना चाहती थी, लेकिन मेरे बेटे का चेहरा मेरी आंखों के सामने था, जो मुझे कोई भी ऐसा कदम उठाने से बाज रख रहा था। मुझे इस डाकू का यूं मेरे साथ बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, बल्कि अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे इस बात पर इतने थप्पड़ मारती कि वह दोबारा कभी इस तरह किसी से ऐसी बात की हिम्मत ना करता। लेकिन इसने मेरे बेटे की जिंदगी की धमकी देकर मुझे बेबस कर दिया था। इसके बाद वह मुझे प्यार करने लगा तो मुझे नकाब से उलझन होने लगी। मैंने इसे कह दिया कि मुझे इसके नकाब से उलझन हो रही है। इसे लगा शायद मैं इसका नकाब उतरवा कर सिर्फ इसका चेहरा देखना चाहती हूँ, तो इसने नकाब उतारने से इनकार कर दिया। लेकिन मेरे चेहरे पर उलझन और परेशानी के तासुरात देखकर इसने नकाब उतार फेंका। वह एक मजबूत जिस्म का मालिक था, और चेहरा मोहरा से भी एक खूबरू जवान था। मैं इसे देखकर ही इस पर फिदा हो गई, और मैं वैसे ही बिस्तर पर बैठी इस डाकू को देखे जा रही थी। मैं इसके चेहरे को जिंदगी भर के लिए अपने दिमाग में महफूज कर लेना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि आज के बाद हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। जिस बात से मैं नाआशना थी, उससे मुझे रूशनास कराने वाले का इतना तो हक बनता था कि इसे याद रखा जाए। इसने कहा, काश वक्त कम न होता तो मैं तुझे इतना प्यार करता कि तू खुद मुझे अपनी सारी दौलत थमा देती। वह मुझे तजस्सुस में डाल गया, और ये सवाल मेरे दिमाग में डालकर वह जाने वाला था। इसके साथियों ने इसे आवाज दे दी थी कि काम मुकम्मल हो गया है। वह दरवाजे की तरफ लपका। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने नकाब पहना, और उससे पहले कि वह दरवाजे से बाहर निकलता, पलटकर फिर मुझे देखा और कहा, जहांगीर नाम है मेरा, याद रखना। वह जा चुका था, और मैं यूं ही बुत बनी बैठी थी। अचानक जैसे मैं ख्वाब से बेदार हुई और भागकर नीचे गई, जहां मेरी सास, ससुर और देवर अभी तक बंधे थे। मैंने उन सबको खोला। बाद में मेरे ससुर ने पुलिस स्टेशन फोन किया, और लगभग 1.5 घंटों के बाद एक पुलिस वैन आई, जिन्होंने मौका चेक किया। हम पुलिस के आने से पहले तमाम कमरे देख चुके थे। हर चीज बिखरी हुई थी। लगता था उन्होंने घर के हर कोने की तलाशी ली थी। पुलिस ने हम सबके अलग अलग बयान कलमबंद किए। मैंने भी अपना बयान दिया, लेकिन मैंने प्यार वाला हिस्सा छुपा लिया। मेरे बेटे के रोने तक जो हुआ वह मैंने वैसा का वैसा ही बताया, और मैंने अपने बयान में कहा कि जब मैं बेटे को दूध पिला चुकी थी तो इस डाकू ने मुझे यही बेड पर मेरे दुपट्टे से बांध दिया था और खुद अपने साथियों से मिल गया था। और मैंने ये भी अपने बयान में लिखवाया कि जब मुझे घर में खामोशी लगी तो तब मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को खोला था, और बाद में मैंने बाकी घरवालों को खोला था। पुलिस अपनी जरूरी कार्रवाई के बाद हमें तसल्ली दिलाकर चली गई, और हमें ये यकीन दिलाया कि वह जल्द डाकुओं को पकड़ लेंगे। मैंने अपने शौहर को फोन करके वाक़ये की इत्तला कर दी थी, और अगले दिन बहुत से लोग हमारे साथ हुए इस वाक़ये का गम बांटने आए। हर कोई तसल्ली दिलासा दे रहा था, और मेरी सास इस गम से मरे जा रही थी कि उम्र भर की पूंजी लुट गई, और मुझे ये गम खाए जा रहा था कि मैं इस डाकू से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी।
पुलिस अपनी तफ्तीश में मुझे भी मुल्जिम की हैसियत से देख रही थी। उन्हें इस बात पर शक था कि मुझे अलग कमरे में क्यों ले जाया गया और मैं आज़ाद कैसे हुई। उन्हें इस बात पर भी शक था कि मुझे बांधा भी गया था कि नहीं। लेकिन मेरे शौहर, सास और ससुर के बयानात मेरे हक में थे और सच भी यही था। मैं हरगिज इस डकैती की वारदात में घर भेदी का किरदार अदा नहीं कर रही थी। पुलिस अपने तरीके से तफ्तीश कर रही थी और मुझे उनके तरीकाएकार पर कोई ऐतराज नहीं था। रफ्ता रफ्ता हमारे घर में हुई वारदात पर शहर में होने वाली और 20 वारदातों की धूल ने गिरद डाल दी। सब घरवाले भी इस वाक्य को बुरे ख्वाब की तरह भूलने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी इसे भूल जाना चाहती थी। लेकिन वह डाकू हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहता। इसके साथ गुजरे चंद पल मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। सबका ख्याल था कि इस वाक्य ने मुझ पर बुरा असर डाला है, जिसकी वजह से मैं अक्सर खोई रहती हूँ। लेकिन मैं जानती थी कि मैं इसके ना मिलने की वजह से खोई रहती हूँ। एक दिन मेरी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल ले गई। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कुछ अद्वियात लिख कर दी, जिन्हें खरीदने के लिए मैं एक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुई तो काउंटर पर जो शख्स खड़ा था उसे देखकर दंग रह गई। ये वही शख्स था जिसने मुझे अपना नाम जहांगीर बताया था और चंद महीने पहले मेरे घर से न सिर्फ मालो असबाब लूट लिया था, बल्कि मेरा सुकून और करार भी लूट लिया था। वह भी एकदम से घबरा गया और उसका रंग जर्द पड़ गया, लेकिन फिर इसने खुद को संभाला और बोला, जी मैम, क्या खिदमत करूँ आपकी? मैं यकटूक इस पर नजरें जमाए खड़ी थी। इसने फिर पूछा तो मैंने बिना बोले अद्वियात की पर्ची उसकी तरफ बढ़ा दी। वह मेरे लिए अद्वियात निकाल रहा था, जबकि मैं इसी की तरफ नजरें जमाए खड़ी रही। वह भी चोरी चोरी नजरें बचाकर मेरी तरफ देख रहा था। इसने अद्वियात बैग में डाली और हिसाब करके मुझे पैसे का बताया। वह सर झुकाए हुए था और मुझसे नजरें नहीं मिला रहा था। मैंने इसे पैसे अदा किए तो इसने अद्वियात का बैग मुझे थमाते हुए एक कागज पर कुछ लिखकर वह भी मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इसका डरासमा और शर्मसार चेहरा मुझे कुछ कहने या करने से रोक रहा था। फिर मेरे अंदर की कुछ थी जो मुझे कोई भी कदम उठाने से रोक रही थी। बहरहाल जो कुछ भी था, मैं खामोश रही और अद्वियात का बैग उठाकर स्टोर से बाहर निकल आई। रास्ते में मैंने इसकी दी हुई पर्ची को खोलकर पढ़ा, जिस पर बस इतना लिखा था, आपका मुजरिम हूँ, जो सजा तजवीज करेंगी। कबूल है, लेकिन एक दफा मुझसे बात कर लें। नीचे इसका फोन नंबर था। मैं कशमकश में थी कि क्या करूं। इसकी इत्तला पुलिस को दूं या खुद इससे पहले बात करूं। मैं अजीब उलझन में थी। एक तरफ घर से लूटी दौलत और दूसरी तरफ मेरा खोया हुआ सुकून। मैं सोच रही थी कि किस चीज को तरजीह दूं। मेरे लिए ज्यादा अहम क्या है, दौलत या मेरी मोहब्बत? फिर इस ख्याल ने मुझे आखिरी फैसला करने में मदद की कि माल और दौलत के लिए तो सब ने किस्मत का लिखा समझकर खुद को मुतमिन कर लिया है, पर मैं उस दिन के बाद आज तक मोहब्बत नहीं पा सकी और मेरा दिल आज तक मुतमिन नहीं हो पाया। यही सोचकर मैंने इसे फोन करने का फैसला किया, ताकि इसकी तरफ की कहानी भी जान सकूं कि वह क्या सोच रहा है और मुझसे किस बर्ताव की उम्मीद रखता है। मैंने घर पहुंचकर तमाम जरूरी काम निपटाए और अब मेरे पास फारग वक्त था। मैं अभी भी कशमकश में थी कि क्या करूं। आखिर मैंने फैसलाकुन अंदाज में मोबाइल उठाया और उसका नंबर डायल कर दिया। अगरचे मैंने नंबर डायल कर दिया था, लेकिन मैं काफी नर्वस थी। मुझे नहीं पता था कि बात क्या करनी है। काफी देर बेल बजने के बाद उधर से फोन उठाया गया। हेलो, जी कौन? इसकी आवाज मेरे कानों से टकराई तो मुझे लगा मेरा गला सूख गया है और आवाज जैसे बंद हो गई। अल्फाज मेरे मुंह में ही अटक गए। उस रोज के पूरे वाक्य की जैसे वीडियो मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं सोच रही थी कि इस इंसान से नफरत करूं या मोहब्बत, इसे सजा दूं या जजा। दूसरी बार हेलो की आवाज आई तो मैंने फोन काट दिया और मैं अभी तक तजब्जुब में थी और अजीब कैफियत थी। मैं खुद को संभालती और समझाती कि वह एक मुजरिम है और इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए, और फिर मेरे अंदर का शैतान मुझे भटकाने लगता कि मैं जो जिंदगी जी रही हूँ वह बहुत बेनी है। जिंदगी जीने का तो लुत्फ तभी है जब इसकी असल रंगीनियों से लुत्फ अंदोज हुआ जाए, और मेरे कमअक्ल दिमाग में इस वक्त जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने के लिए बस यही था कि प्यार ही जिंदगी को पुरमसरत बनाता है। असल में ये मेरी अपनी खुदगर्जी थी कि ऐसी सोच मेरे दिमाग में जन्म ले चुकी थी।
वरना तो मेरी जिंदगी इस दिन के वाक्य से पहले बहुत अच्छी और बहुत खुशगवार चल रही थी। मैंने दोबारा इसका नंबर डायल किया। अब की बार फोन उठाने में ज्यादा देर नहीं हुई। दूसरी ही घंटी पर हेलो की आवाज के साथ फोन रिसीव कर लिया गया। कौन बोल रहा है? मैंने हेलो हाय कहने की बजाय सीधा सवाल कर दिया। जी, जहांगीर बात कर रहा हूं। अब कौन? इसने अपना नाम बताते हुए फिर मेरे मुतल्लिक पूछ लिया। मेरे ख्याल में तो तुम जान चुके हो कि मैं कौन हूं, और मुझे ये भी यकीन है कि उस दिन का सारा वाकया भी तुम्हें याद होगा। जी, मैं। इसकी आवाज अटक रही थी, या फिर वह बिला की एक्टिंग कर रहा था? क्यों किया ऐसा? मेरे सवाल का जवाब वह क्या देता? इसके पास कोई दलील या वजह नहीं थी। शायद इसलिए वह खामोश हो गया, और फिर थोड़ी देर के बाद इसने खामोशी तोड़ी और इसकी आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं आपका मुजरिम हूं। इसके लिए बहुत शर्मिंदा भी हूं। आप जो चाहें मुझे सजा दें, आपको इसका पूरा हक है, लेकिन ये जान लें कि जो कुछ भी हुआ, इसके लिए मैं बहुत मजबूर था। वह बोलने लगा और फिर बोलता ही चला गया। वह जालिम होने के बावजूद खुद को मजलूम बनाने की तगोदों में था। मैं कोई असली मुजरिम नहीं हूं, और न ही डाकू हूं। मेरा भाई एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल पड़ा था। उसके इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी, जो मेरे पास नहीं थे। मैंने पैसे के हुसूल के लिए हर दरवाजा खटखटाया था, हर जगह माथा रगड़ चुका था, लेकिन मैं पैसे का कहीं से भी बंदोबस्त नहीं कर पाया। हम दो ही भाई हैं, बाप दुनिया में नहीं है। एक माँ है जो बेटे के गम में तड़प रही थी, और उसका तड़पना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने दोस्तों से बात की तो उन्होंने इस काम का मशवरा दिया। मैं पहले नहीं माना, लेकिन माँ का सवालिया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता था। माँ की हालत देखकर मैंने भाई की जिंदगी बचाने के लिए इस जुर्म का फैसला किया और दोस्तों से मिलकर आपके घर डाका डाला। ये पहले से तय नहीं था कि आप ही के घर डाका डालना है। इसे आप इत्तफाक कह लें कि हम जिस घर डाका डालने के लिए दाखिल हुए, वह घर आपका था, और यह मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी डाका था। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास जो बंदूकें थीं, वह भी असली नहीं थीं, बल्कि आम सी बच्चों के खेलने वाली खिलौना बंदूकें थीं। क्योंकि हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं था। वह बोले जा रहा था तो मैं इसकी बात काटकर बोल पड़ी। तो क्या तुमने मेरे साथ जो किया वह जुर्म नहीं था? तुम सिर्फ डाका डालने को ही जुर्म तसव्वुर कर रहे हो। मैं इस पर बरस पड़ी तो इसने फौरन मेरी बात काट दी। मैं इस जुर्म से भी इनकारी नहीं हूं। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं आपका मुजरिम हूं। हम डाका डालने आपके घर दाखिल हुए तो इस तरह का किसी का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मंसूबा ये था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके सामान समेटना है और वहां से निकलना है। वह शायद और बात करता, लेकिन मैंने ये कहकर कि मेरे शौहर घर आ गए हैं, इसलिए बाद में बात करते हैं, और फोन काट दिया। मेरे शौहर वाकई काम से वापस आ गए थे। मैंने इस डाकू के मुतल्लिक सास को नहीं बताया था और अब अपने शौहर से भी छुपाना चाहती थी। इसलिए जैसे ही मुझे बाहर उनकी गाड़ी की आवाज आई, मैंने इसे बाद में बात करने का कहकर फोन काट दिया। इस डाकू से बात करने के बाद से लेकर सोने तक इसे ही सोचती रही। सुबह नाश्ता वगैरह करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, तो मैं अभी काम से फारग होकर बैठी ही थी कि मोबाइल की बेल पर मैं चौंक गई। देखा तो इसी की कॉल थी। मैं अपने कमरे में चली आई और फोन रिसीव किया तो मेरे बोलने से पहले ही वह बोल पड़ा। मैं हूँ जी, आपका मुजरिम। कल बात मुकम्मल नहीं हो सकी थी, इसलिए आज फिर आपको ज़हमत दे रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए क्या सजा तजवीज़ की है। मैं खामोश थी और अभी फैसला कर रही थी कि क्या कहूँ कि अचानक मुझे लगा कि वह रोने लगा है। वह इल्तिजाए करने लगा कि वह मजबूर था, इसलिए उससे जुर्म सरजद हुआ, और साथ ही वह मेरी खूबसूरती और हसन की तारीफें करते हुए कह रहा था कि मुझ जैसी लड़की को देखकर जिन्नात भी बहक जाए। वह तो फिर भी इंसान है, इसलिए वह चाह रहा था कि इसके गुनाह को माफ कर दूं। इसे सजा देनी होती तो मैं इसी वक्त पुलिस को बताकर पकड़वा न देती। मेरे दिल में तो खुद इसके लिए चूर पड़ गया था। मेरा दिल इसके लिए बेकाबू हो रहा था, इसलिए तो दिल मुख्तलिफ बहानों से मुझे मुतमिन कर रहा था कि वह मजबूर था, इसलिए इसने ऐसा किया। जाओ, मैंने तुमको माफ किया। मेरा इतना कहना था कि वह गोया उछल पड़ा। मैं इसे देख तो नहीं सकती थी, लेकिन इसकी आवाज से अंदाजा कर सकती थी कि वह जैसे कोई जंग जीत गया।
मुझे यकीन था कि आप मेरे हालात को समझते हुए मुझे जरूर माफ करेंगी। इसकी चहकती आवाज आई तो मैंने इससे पूछ लिया कि वह इतने यकीन से कैसे कह सकता है, तो इसका जवाब मुझे खुदपसंदी की इंतहा तक ले गया। तारीफ वैसे तो हर इंसान की कमजोरी होती है, लेकिन इस मामले में औरतें कुछ ज्यादा ही कमजोर होती हैं। किसी भी सख्त से सख्त औरत के लिए तारीफ में कहे गए चंद अल्फाज इसे रेत की दीवार की तरह ढेर करने के लिए काफी होते हैं। मैं तो वैसे भी इस डाकू के लिए दिमाग से सोच ही नहीं रही थी, बल्कि इससे दिल और प्यार का रिश्ता उस्तवार करने में लगी थी। इसने कहा कि इसे इसलिए यकीन था कि मैं इतनी खूबसूरत हूं कि इसके अंदर बसने वाला दिल सख्त हो ही नहीं सकता, इसलिए इसे यकीन था कि मैं इसकी मजबूरी को समझते हुए इसे जरूर माफ कर दूंगी। वह मेरी तारीफें कर रहा था और मैं दिल से चाह रही थी कि वह इन तारीफों का सिलसिला तवील से तवील तर कर दे, और वह ऐसा ही कर रहा था। मैं इसके कहे लफ्जों के शहर में डूबती चली गई और वह बार बार मेरी रहमदली के ताराने गा रहा था। साथ ही वह मेरी खूबसूरती का जिक्र भी कर रहा था। मेरी तरफ से कोई खास रद्दअमल नहीं था। मैं खुद से इसे कोई ऐसा इशारा नहीं देना चाहती थी जिससे वह समझे कि मैं भी इसके साथ प्यार कर रही हूं। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि इसने कब मेरी खूबसूरती की तारीफें करते हुए मुझसे पूछ लिया कि इसके साथ मिलकर मुझे अच्छा लगा था। तो मैंने भी जवाब में गैरइरादी तौर पर कह दिया कि बहुत अच्छा लगा था। इसने हिम्मत करके मुझसे पूछ लिया कि मैं दोबारा इससे मिलना चाहूंगी कि नहीं। यह मेरे लिए खिलाफ तवक्को नहीं था। मुझे अंदाजा था कि वह ऐसा सवाल करने ही वाला है। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, तो इसने दोबारा इसे दोहराया और पूछा कि मैं कब इससे मिल सकती हूँ। मैं इसे कहना चाहती थी कि ये मुनासिब नहीं, पर अल्फाज ने मेरा साथ नहीं दिया और मेरे मुंह से निकल गया, देखते हैं कब मौका मिलता है। मैं खुद हैरान थी कि इसके लिए, जिसने मेरे घर की दौलत और इज्जत को लूटा, मेरा रवैया इंतहाई मोहब्बत भरा और रहम दिलाना क्यों था। हालांकि इसने मुझ पर कोई रहम नहीं किया था जब मैं इससे रहम की इल्तिजाएं कर रही थी। मुझे जो कहना था मैं इसके बिल्कुल बरक्स कह रही थी। मेरे ख्यालात और सोच का सिलसिला उस वक्त टूटा जब इसे कहते सुना कि कब तक हम मिल सकते हैं। वह बार बार पूछ रहा था और मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। इसका बढ़ता इसरार देखकर मैंने कहा कि मैं एक शादीशुदा औरत हूं और मेरा एक बच्चा भी है। मेरे लिए आसान नहीं कि मैं अभी आपसे मुलाकात करूं। मैं कह चुकी हूं कि जब भी मौका मिलेगा मुलाकात करेंगे। वह मुझसे ज्यादा बेकरार था, लेकिन बात इसकी समझ में आ गई तो इसने इधर उधर की बातें करनी चाहिए। तो मैंने माजरत कर ली कि हमारी बात पहले ही काफी लंबी हो गई है, इसलिए बाद में बात करने का कहकर फोन काट दिया। वह समझा शायद मैंने नाराज होकर फोन काटा है, इसलिए इसने फौरन दोबारा कॉल मिला दी। मैंने इसे बताया कि नाराज नहीं हूं, पर मुझे घर के काम भी करने हैं, इसलिए बात खत्म की है। इसने कल दोबारा बात करने का वादा लिया और फोन काट दिया। किचन में काम करते हुए भी मेरा ध्यान इसकी बातों में अटका रहा। मैं यही सोचती रही कि कैसे मौका मिले कि मैं इसके साथ कुछ पल गुजार सकूं। मेरे शौहर दफ्तर चले जाते थे, देवर और ननद भी स्कूल और कॉलेज चले जाते थे, जबकि ससुर भी घर में कम टिकते थे। एक सास थी जो मेरे साथ घर में ही रहती थी, लेकिन उनका भी अड़ोस पड़ोस जाकर दूसरी औरतों के साथ अक्सर बैठना होता था। मैं काम के दौरान मंसूबे बनाती रही कि वक्त कैसे निकाल सकती हूँ। रात बेड पर सोई तब भी यही सोच रही थी कि मेरे शौहर ने शायद महसूस कर लिया था, इसलिए बोले, तुम किन सोचों में गुम हो। तो मैंने भी बहाना बनाया और कहा कि हमारे घर डकैती हुए कितना टाइम हो गया है, पर अभी तक कोई नहीं मिला। पता नहीं डाकू कभी पकड़े भी जाएंगे कि नहीं। मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि सब कुछ किसी न किसी बेहतरी की वजह से होता है। शुक्र है कि सबकी जिंदगियां महफूज रहीं। दौलत का क्या है, वह और आ जाएगी, लेकिन अगर किसी की जिंदगी चली जाती तो वह नुकसान यकीनन बड़ा होता। जो हुआ इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, जो होने वाला है उस पर ध्यान रखो। अगले दिन भी मैं अभी कामकाज से फारग हुई ही थी कि इसकी कॉल आ गई। मैं अपने कमरे में ही थी, इसलिए पहली ही बेल पर फोन रिसीव कर लिया। मेरे बोलने से पहले ही वह बोल पड़ा, बड़ी बेचैनी है। क्या मतलब? मैंने भी कुछ न समझते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं जी, मेरा मतलब है आपको मेरी कॉल का इंतजार था। शायद वह हंसते हुए बोला, ऐसी बात नहीं, फोन मेरे हाथ में था इसलिए मैंने जल्दी रिसीव कर लिया,
मैंने भी जज्बात से आरी लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरे रुखे रवैये को इसने भी शायद भाप लिया था, इसलिए वह इधर उधर की बातें करने लगा। वह बातों के दरमियान चुटकुलों का सहारा भी ले रहा था, जिन पर पहले तो मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हंसी बुलंद होने लगी। और कुछ देर बाद जब उसने मेरे बदले हुए अंदाज को महसूस किया तो वह एकदम से सीधी बात पर आ गया और कहने लगा, कब तक मुलाकात होगी? इस अचानक सवाल की तवक्को नहीं थी, इसलिए मैंने उल्टा सवाल कर दिया। मतलब ये कि हम कब मिल रहे हैं? इसने भी बिला तवक्कुफ अपने सवाल का अंदाज बदला। कल बताऊंगी। मैं शायद किसी सहर के ज़ेर असर थी, बिना सोचे इसे कह दिया था। अच्छा है, तो फोन तुम करोगी हमें? वह किसी आका की मानिंद बात कर रहा था और मैं ज़रख़रीद गुलाम। तुम फोन नहीं करना, मैं खुद मुनासिब वक्त देखकर राब्ता कर लूंगी। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मेरी कोई मंसूबाबंदी नहीं थी। फोन बंद करके मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुलाकात की तो मैं भी इसकी ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि वक्त कैसे निकले। रात खाने की टेबल पर बैठे तो मेरी सास ने बताया कि वह 2 दिन बाद लाहौर अपनी बहन को मिलने जा रही हैं और मेरी ननद और ससुर भी साथ जाएंगे और हफ्ता भर उधर ही रहेंगे। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। असल में इसके लिए ये मेरी अपनी सोच थी, जो मैं इसके मुतल्लिक क्यों सोच रही थी, और मुझे अपनी उन सोचों पर कोई पशेमानी नहीं हो रही थी, बल्कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। अगली सुबह तमाम काम से फारग होकर मैंने इसे फोन करके बताया कि जल्द इससे मिलने के लिए राब्ता करूंगी, और वह बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मशरूफियत का बहाना करके जल्दी फोन काट दिया। मैं नहीं चाहती थी कि इसे अभी सब कुछ बता दूं। मैं सोच रही थी कि जब सास, ससुर और ननद लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे तो तब इससे मुलाकात के लिए राब्ता करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि सास अपने लाहौर जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दें और हमें कोई बदमज़गी का सामना करना पड़े। अगले दिन जब मेरे शौहर काम के लिए चले गए और सास, ससुर ने भी लाहौर की राह ली, तो मैंने भी जल्दी जल्दी काम खत्म किया और डाकू को फोन लगा दिया। मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती थी, और मैं जानती थी कि शाम 5 बजे तक घर में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। फोन की तीसरी घंटी पर इसने फोन उठाया तो मेरे दिल की धड़कनों में जैसे भौचाल आ गया और मेरी सांसें बहुत बेतरतीब हो चुकी थीं। मेरे हाथ पांव लरज रहे थे। यह शायद इस बात का इशारा था कि मैं जो करने जा रही हूं वह सब बहुत गलत है, लेकिन दिल में जो मोहब्बत पैदा हो चुकी थी उसके सामने दिमाग की हर दलील बेसूद और बेकार थी। इसकी हेलो की आवाज मैं सुन ही नहीं पाई, तो दूसरी बार इसने हेलो कहकर मुखातिब किया तो जैसे मेरा ख्वाब टूटा। मैंने इसका जवाब हेलो से दिया, लेकिन शायद मेरा गला सूखा था, इसलिए मेरी आवाज मेरे गले में ही कहीं दफन हो गई। बात नहीं करोगी? वह सवालिया अंदाज में बोला तो मैंने खुद को संभालते हुए थोड़ा सा खनखनाती हुई गला साफ किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, उसकी आवाज दोबारा मेरी समातों से टकराई। बात भी करोगी या आज यूं ही खनखनाती रहोगी? वह बेसब्री दिखा रहा था, क्योंकि वह अंदाजा कर सकता था कि मैंने इसे यूं ही फोन नहीं किया। यकीनन इससे मिलने का कोई प्रोग्राम तरतीब देना होगा, इसलिए इसे कॉल की है। हाँ और नहीं अल्फाज मेरे मुंह में अटक रहे थे, अगरचे मैं इससे कई दफा पहले भी फोन पर बात कर चुकी थी। लेकिन आज मैं फिर काफी तजब्जुब का शिकार थी और बहुत नर्वस महसूस कर रही थी, और ये शायद इसलिए था कि आज मैं इसे अपनी मर्जी से बुलाने वाली थी। यही वजह थी कि अंदर का खौफ मुझे डरा रहा था और बात करने में दिक्कत पेश आ रही थी। क्या? हाँ नहीं, कुछ समझाओगी भी कि नहीं? वह बोला तो मैं इसके जवाब में इतना ही कह पाई कि घर में आज कोई नहीं है। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन मेरी हालत दीदनी हो रही थी। लेकिन दिल की ख्वाहिश मेरे तमाम डर और खौफ के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, और वह शायद मेरे इन अल्फाज के इंतजार में था। इसकी खुशी का मैं अंदाजा नहीं कर सकती, क्योंकि वह मुझसे ओझल था, लेकिन इसका उछलना और चहक कर बोलना इसकी खुशी का पता दे रहा था। अच्छा, तुम वाकई घर में हो? तो क्या मैं आ जाऊं तुम्हारे घर? मैं ज्यादा तो कुछ ना बोली, बस इतना कह पाई कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। शायद वह झपट कर खड़ा हुआ था। मैं अभी पहुंचता हूं। आधे पौने घंटे में वह शायद कुछ और भी बात करता, लेकिन इसकी इतनी बात सुनकर मैंने फोन काट दिया, और मैं अभी तक खौफ के मिले जुले जज्बात का शिकार थी। दिमाग की सुनती
तो वह बेवफा गुनहगार खुद गरज की सदाएं लगा रहा था और दिल था कि मुझे प्यार और मोहब्बत की वादियों में ले जाने को बेताब था। इन तानों बानों में उलझी मैंने तौलिया उठाया और फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद मैं फ्रेश होकर एक अच्छा सा लिबास मैंने पहन लिया और आईने के सामने मैं खुद का बगौर जायजा ले रही थी। अगरचे मेरी शादी को कई बरस बीत गए थे और मैं एक बच्चे की माँ भी थी, लेकिन फिर भी मेरे हसन और खूबसूरती में कमी नहीं आई थी। मैं आज भी हजारों कुंवारी दोशिजाओं से बेहतर थी। मैं खुद को देखती जा रही थी और खुद ही अपने हसन को सराह रही थी और वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। अचानक गेट की घंटी ने मुझे तसव्वुरात की दुनिया से खींचकर बाहर निकाला। मैंने गेट के करीब पहुंचकर अंदर से ही आहिस्ता से पूछा, कौन है? तो वह बोला, हुजूर, और कौन होगा? आपका खादिम हूँ, जिसे आपने अभी फोन करके बुलाया है। वह हकीकत में चहक रहा था। मैंने दरवाजा खोला तो वह एकदम से अंदर घुस आया। मैंने इसे एक नजर देखा और फिर बिना कुछ कहे आगे आगे चलते इसे घर के अंदर ले आई।